हेलो दोस्तों, एक फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ इन मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का ऐसे भी रिपीटेटिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सही मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। इसके लिए आप सभी को चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन में दिया गया है वाई निर्देशांक, ऑप्शन बी में दिया गया है एक्स निर्देशांक, ऑप्शन सी में दिया गया है कोटि, ऑप्शन डी में दिया गया है वाई अक्ष। तो आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 की कोटि का मान क्या होगा। दोस्तों, एक चीज़ आप सभी को याद रखना होगा कि यहाँ पे दिया गया है 6,4। तो ये मूल बिंदु में पहला होता है एक्स का मान और दूसरा होता है वाई का मान। तो एक्स को हम लोग कहते हैं भुज और वाई को हम लोग कहते हैं कोटि। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से भुज नहीं बल्कि कोटि का मान पूछा गया है ना। तो जब भी क्वेश्चन में भुज का मान बोला जाएगा तो पहला वाला आंसर हो जाएगा, कोटि का मान पूछा जाएगा तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे कोटि का मान पूछा गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब 4 होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी बता दें कि आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर के साथ पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है questionforexam.com। तो जैसे ही questionforexam.com पे आप क्लिक कीजिएगा तो ढेर सारे मैट्रिक का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उस वेबसाइट तथा ऐप में जाकर आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं और आप अपनी तैयारी का लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन 3 में कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। काफ़ी सिंपल सवाल है क्वेश्चन 3 में। तो आप सभी को बता दें कि किसी भी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही जवाब भुज हो जाएगा। कितने स्टूडेंट को लगता है कि इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि बिंदु 3,-4 का भुज क्या होगा। आप सभी को बता दिए हैं पहला वाला भुज हो जाएगा और दूसरा वाला कोटि हो जाएगा। इस सवाल में हमसे भुज पूछा गया है, क्वेश्चन का सही जवाब 3 होगा। इस सवाल में हमसे कोटि पूछा जाता ना तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखते आप, यानी -4। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला सवाल है कार्तीय तल में स्थित बिंदु 3,-4 में कोटि का मान क्या होगा। कोटि का मतलब दूसरा वाला, तो दूसरा वाला इसमें कितना है -4 है ना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, -4। उसके बाद में अगला सवाल उसी प्रकार से है कि 6,10 में कोटि का मान क्या होगा। कोटि का मतलब दूसरा वाला अर्थात वाई का मान। तो क्वेश्चन का सही जवाब 10 होगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु वाई का नियामक क्या होता है। तो आज सभी को बता दें कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। तो इस सवाल में आपसे पूछा गया है कि एक्स अक्ष पर के किसी बिंदु का वाई का नियामक कितना होगा। तो 0 होगा, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी ही सिंपल है और क्वेश्चन में दिया गया है कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं और एक्स अक्ष पर किसी बिंदु P स्थित है तो P का निर्देशांक क्या होगा। आप सभी को याद रखना होगा कि पहले 5 इकाई दिया गया है तो क्वेश्चन का सही जवाब 5,0 होगा, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है 5,0।
उसके बाद में उसी प्रकार से अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि वाई अक्ष पर 5 इकाई ऊपर, पहले वाले सवाल में 5 इकाई नीचे दिया गया था, ठीक है, सॉरी दाएं दिया गया था, इसमें हमसे ऊपर बोला गया है 5 इकाई ऊपर एक बिंदु P स्थित है, तो P का निर्देशांक क्या होगा। जब भी दाएं बाएं रहेगा तो आप 5,0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऊपर की बात हो रही है तो 0,5 लिखेंगे आप। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष के नीचे एक बिंदु ए स्थित है, तो ए का निर्देशांक क्या होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, 0,-5 होगा। चूँकि कार्तीय तल में आप सभी को मालूम होगा कि ये वाला जो मान होते हैं ये सभी माइनस में होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं माइनस कोमा माइनस। कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तो ये तृतीय चतुर्थांश में होते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 में कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। हम आप सभी को बता दिए हैं, जैसे कि ये कार्तीय तल है तो यहाँ पे जो होता है ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ऊपर वाला वाई होता है, नीचे वाला वाई डैश होता है। तो एक्स और वाई का जो निर्देशांक होता है, जिसे हम लोग मूल बिंदु का निर्देशांक बोलते हैं, वो 0,0 होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 0,0। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 में कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ऐसा सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम में 100% 1 मार्क्स का तो हमेशा रहता है, तो ऐसे सवाल को बनाना काफ़ी सिंपल भी होता है। एक चीज़ आप सभी को याद रखना होता है कि अगर कोई भी बिंदु दोनों प्लस में दिया गया है तो समझ लेना है कि वह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में या प्रथम पाद में स्थित होगा। कोई भी बिंदु पहले माइनस हो और बाद में प्लस हो तो समझ लेना है कि द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित होगा। कोई भी बिंदु अगर दोनों में माइनस लगा होगा तो समझ लीजिए कि वह बिंदु तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब रहा बात चतुर्थ पाद का, तो कोई भी बिंदु पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो समझ लेना है कि वह बिंदु चतुर्थ पाद में स्थित होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 में हमको बोला गया है कि -8,6, तो इस क्वेश्चन में बिंदु में पहले माइनस लगा हुआ है और बाद में जो 6 है वो प्लस में है, तो पहले माइनस बाद में प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब द्वितीय हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में कि बिंदु 3,-3 किस पाद में होगा। यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो है वो प्लस है और बाद वाला माइनस है, तो पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो ये जो चतुर्थांश में स्थित होगा या पाद में स्थित होगा तो ये चतुर्थ में होगा। चूँकि हम आप सभी को बता दिए हैं कि कोई भी बिंदु पहले प्लस हो बाद में माइनस हो तो ये चतुर्थ पाद में स्थित होता है, अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लिखेंगे आप, चतुर्थ पाद। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन 14 में कि बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। 4 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो पहले प्लस बाद में माइनस कौन से पाद में होता है, तो ये चतुर्थ पाद में होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 15 में कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। यहाँ पे देख लीजिए, 8 जो है वो माइनस में है और 6 प्लस में है, तो पहले माइनस बाद में प्लस कौन से चतुर्थांश में स्थित रहता है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है। चूँकि पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में कि बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, 4 में माइनस लगा हुआ है और 3 प्लस में है, तो पहले माइनस बाद में प्लस द्वितीय चतुर्थांश में होते हैं, यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वह ऑप्शन बी होगा, द्वितीय पाद। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 17 में कि बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देख लीजिए, 1 भी प्लस में है और 5 में भी प्लस में है, तो कोई भी बिंदु अगर दोनों प्लस में है तो समझ लेना होगा कि ये प्रथम कोऑर्डिनेट यानी प्रथम चतुर्थांश में होगा, यानी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 18 में कि बिंदु -3,-5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसे देख लीजिए, ये बिंदु दोनों में माइनस लगा हुआ है, यानी माइनस कोमा माइनस है, और हम आप सभी को बता दिए हैं
जब दोनों बिंदु माइनस में होता है ना तो ये तृतीय पाद अर्थात तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहता है। तो क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 में कि बिंदु 4,3 की स्थिति किस पाद में होगा। 4 को देख लीजिए प्लस में है, 3 भी प्लस में है। जब दोनों प्लस में रहता है ना तो आप सभी को समझ लेना होगा कि ये प्रथम पाद में है अर्थात प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 में कि बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 2√3 है ये प्लस में है और √2 जो है वो माइनस में है। तो पहले प्लस बाद में माइनस कौन से पाद में होता है, तो ये चतुर्थ पाद में होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो चतुर्थ पाद अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है क्वेश्चन में 21 और 22 सेम टू सेम है, दोनों में माइनस लगा हुआ है। और हम आज सभी को बता दिए हैं कि जब दोनों बिंदु में माइनस लगा होता है ना तो समझ लीजिए कि तृतीय पाद अर्थात तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो ये दोनों सवाल में दोनों में माइनस लगा हुआ है तो दोनों का आंसर तृतीय पाद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 का जो सही जवाब होगा उसका भी होगा ऑप्शन सी तृतीय पाद। क्वेश्चन नंबर 21 का भी होगा सही जवाब ऑप्शन सी तृतीय पाद। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23 में कि बिंदु -4,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। आप सभी को मूल बिंदु से दूरी बराबर एक फार्मूला याद करना होगा, वह होता है √x² प्लस होता है y²। तो यहाँ पे आपको चाहिए इस दूरी ज्ञात करने के लिए x का मान और y का मान आपको प्रश्न में दिया गया है -4,3। तो आप सभी को बता दें कि x का इसमें जो मान होगा वो -3 हो जाएगा, तो y का जो मान होगा वो दूसरा वाला यानी 4 हो जाएगा। तो आपको फार्मूला में बना है कि x², तो x की जगह पे आप लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर, आप इसे लिखेंगे -3 का स्क्वायर और प्लस y का मान 4 है तो आप यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दोस्तों आज सभी को बता दें कि -3 का स्क्वायर भी कितना होता है, तो √9 होता है और 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 चौका 16 होता है। आज सभी को मालूम होगा कि 16 में अगर हम लोग 9 को ऐड करते हैं तो √25 आता है और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो 5 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी में मौजूद है 5, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी आपसे सवाल में पूछा गया है कि थीटा का मान हम लोग कितना डिग्री रखेंगे कि tan में थीटा का मान कितना हो जाएगा, √3 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि tan में 60 डिग्री तथा cot में 30 डिग्री का मान √3 के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे tan पूछा गया है तो 60 डिग्री होगा, cot पूछा जाता तो 30 डिग्री होता। तो यहाँ पे पूछा गया है tan, अतः क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ऐसे जितने भी क्वेश्चन का हमारे द्वारा बनाया गया है PDF जो मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर ही लीजिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप प्ले स्टोर में भी आप सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स, और वहाँ पे जो मोबाइल एप्लीकेशन आएगा ना उसको इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके कारण आपको क्या होगा कि मैथ की तैयारी काफ़ी मजबूत हो जाएगी। साथ ही आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है जिसका नाम है questionforexam.com। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि cot² थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। आपको क्या करना होगा कि cot² थीटा बराबर 3 दिया गया है, तो मैथ का एक नियम होता है कि स्क्वायर हटेगा तो बराबर के उधर वाले अंक में क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि cot थीटा बराबर 3, तो यहाँ से स्क्वायर अगर हम लोग हटा देंगे तो 3 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया cot थीटा बराबर √3 हो गया। उसके बाद में आपको ये याद करना होगा कि आखिर cot में कितना डिग्री का मान होता है, √3। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि tan में 60 डिग्री और cot में 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। अगर यहाँ पे tan रहता तो क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग 60 डिग्री लिखते, लेकिन cot है अतः क्वेश्चन का सही जवाब हम लोग 30 डिग्री लिखेंगे।
यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा ना वो ऑप्शन सी हो जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए हम आज सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 17 में दिया गया है कि यदि 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। पहले वाले सवाल के जैसा आपको इसे हल करना होगा। आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 लिख सकते हैं ना। तो 4 यहाँ पे गुना में है, बराबर को उधर जाकर अपना अंक स्थान चेंज करेगा, ये गुना में है तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा। तो 4/3 तो कटता नहीं है, तो उस छोड़ दीजिए, उसको सेम टू सेम आपको लिख देना होगा। उसके बाद में आप क्या करना होगा कि देख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे से आपको स्क्वायर को हटा देना है, केवल लिखना है आपको साइन थीटा बराबर। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा ना तो ये 3/4 पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, साइन थीटा को साइन थीटा सेम टू सेम लिखना है। रूट अंडर 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है तो उसे आपको सेम टू सेम लिखना है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यानी साइन थीटा बराबर रूट अंडर 3/2 आ गया है। तो आपसे इस सवाल में पूछा गया है कि आखिर थीटा का मान हम लोग कितना रखेंगे, यानी साइन में थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे कि इसका मान रूट अंडर 3/2 के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि साइन में 60 डिग्री तथा कॉस में 30 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 के मान के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन में रूट अंडर 3/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन 18 में कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। यानी साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो साइन में 30 डिग्री और कॉस में 60 डिग्री का मान 1/2 के बराबर होता है। तो बहुत तो सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है। tan 60 का मान तो आप सभी को मालूम होगा, रूट अंडर 3 होता है। इस पर स्क्वायर दिया गया है तो आपको स्क्वायर कर देना होगा। और आज सभी को मालूम होगा कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप 3। उसी प्रकार से अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, एनुअल एग्जामिनेशन में। और यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया था कि यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान ज्ञात करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे सवाल को देखकर बिल्कुल डर जाते हैं और वैसा क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं, वो आंसर नहीं बना पाते हैं। तो मेरे भाई आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि cos थीटा बराबर 3 लिखना होगा। ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5 गुना में था जो आप लोग छोड़ दिए थे, तो जो गुना में था वो बराबर की तरह आकर क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। उसके बाद में तो ये हो गया cos थीटा बराबर 3/5 हो गया है। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि cos में 3/5 cos में फार्मूला होता है b/h का, तो इसमें p तो दिया नहीं गया है, तो क्या कीजिएगा, p ज्ञात कीजिएगा। p ज्ञात करने का फार्मूला होता है 5 का h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो h का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 या 25 जाएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 या 9 हो जाएगा। अब क्या कीजिए कि 25 में से 9 घटा लीजिए, 16 बचेगा और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो आपसे सवाल में पूछा गया कि 3 tan थीटा का मान क्या होगा, यानी 3 गुने tan थीटा का मान। tan थीटा का फार्मूला p/b होता है, कितना होता है, p/b होता है। तो आपको क्या करना होगा कि 3 गुने p का मान हम लोग कितना ज्ञात किए हैं, 4 ज्ञात किए ना, तो 4 लिख दीजिए। और b का मान सवाल में दिया गया था 3, तो आपको यहाँ पे 3 लिख देना होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो केवल कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि 4 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन सी को देखें तो 4 दिया जा चुका था, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 21 में, क्वेश्चन 21 में दिया गया है sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना होगा। आप क्या करेंगे कि साइन को सेम टू सेम लिखेंगे, ठीक है। और पाई की जगह पे आपको कितना लिखना होगा, 180/4। फिर माइनस और कॉस को भी आपको सेम टू सेम लिखना होगा। और पाई की जगह पे आप कितना लिखेंगे, तो 180/4 लिखेंगे। आप क्या कीजिए कि साइन को यहाँ पे सेम टू सेम लिखिए। और ये कटेगा कितने मरतबे, तो ये 4500 का होता है, कितना, 4500 का होता है 180। चलिए हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 5 का 20 का 0 हाथ में 2, 4 16 2 18, ठीक है। और ये भी कटेगा 45 मरतबे, तो यहाँ पे माइनस ये 45 डिग्री हो गया और यहाँ पे हो गया cos 45 डिग्री।
आप सभी को मालूम होगा कि साइन में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो आप 1/√2 लिखिएगा। और माइनस कॉस 45 डिग्री का मान, और कॉस में भी 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो अगर आप 1/√2 को 1/√2 से घटा दीजिएगा तो भी जीरो आंसर आएगा, या 1/√2 प्लस में है और 1/√2 माइनस में है, आप प्लस माइनस को घटा दीजिएगा तो भी जीरो आंसर आएगा। यानी आपने देखा कि प्रत्येक स्थिति में इस क्वेश्चन का जो सॉल्व हम लोग कर रहे हैं ना, तो प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी लिखेंगे आप, जीरो। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 22 में। क्वेश्चन 22 में दिया गया है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान कितना होगा। यानी आपसे सवाल में पूछा गया कि हम लोग थीटा का मान कितना डिग्री रखेंगे कि साइन तथा कॉस का मान इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो साइन और कॉस का मान इक्वल करने के लिए हमको थीटा का मान 45 डिग्री रखना पड़ेगा, तभी जाकर साइन 45 का मान भी 1/√2 होगा और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होगा, तब ये जाकर दोनों इक्वल होगा अर्थात बराबर होगा। तो आपसे सवाल में पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान कितना होगा, तो 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। बोला गया है कि साइन थीटा का महत्तम मान कितना होता है। तो साइन थीटा का महत्तम मान यानी एचसीएफ का मान कितना होगा, तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल है। और क्वेश्चन 24 को देख लीजिए कि किसका मान सबसे छोटा है। तो पहला मान दिया गया कॉस 30 का मान, तो कॉस में 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। अब कॉस 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है। आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि किसका मान छोटा होगा। तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 है और 0 से तो छोट कोई संख्या होता नहीं है, तो क्या होगा सही जवाब, 0 होगा। 0 का मतलब कॉस 90 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को देख लीजिए क्वेश्चन 25 को। क्वेश्चन 25 में बोला गया है कि यदि दो कॉस 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और मैट्रिक एग्जाम में 2018 के सेकेंडरी कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको क्या करना होगा कि इतना को एक बार लिखना होगा। आप ऐसे लिखेंगे कि कॉस 3 थीटा बराबर 1, ठीक है। और ये जो दो है कहाँ पे है, दो तो गुना में था, यहाँ पे भाग में हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि लिखना होगा कॉस 3 थीटा बराबर 1/2 कॉस में कितना डिग्री का मान होता है। तो दोस्तों आज सभी को बता दें कि कॉस में 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो ये होता है 60 डिग्री का मान। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि कॉस थीटा बराबर 60 डिग्री लिखना होगा। तो पहले से यहाँ पे 3 गुना में आ रहा था जिसे हम लोग सेम टू सेम लिख रहे थे। तो ये गुना वाली संख्या को बराबर की तरफ भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि गुना वाली संख्या बराबर की तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग वाली संख्या हो जाएगा। तो 60 में अगर आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितने मरतबे कटाइएगा, 20 मरतबे। 20 मरतबे ना कटाइएगा, 20 3 60। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आएगा ना वो 20 डिग्री होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम लोग क्या किए हैं कि कॉस 3 थीटा बराबर 1 को सेम टू सेम लिखे हैं, कॉस 3 थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे 2 गुना में था, बराबर की तरह आकर ये भाग में हो गया है। उसके बाद में कॉस 3 थीटा को हम लोग सेम टू सेम लिखे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1/2 किसका मान होता है, कॉस में। तो कॉस में 1/2 60 डिग्री का मान होता है, तो हम लोग यहाँ पे 60 डिग्री लिख दिए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या किए हैं कि कॉस 3 थीटा को 3 तो हटा दिए हैं, केवल लिखे हैं कॉस थीटा बराबर 60 डिग्री। 3 यहाँ पे था गुना में तो उसको हम लोग भागा में लिख लिए हैं। उसके बाद में हम लोग क्या किए कि 60 में 3 से भाग लगाए हैं, तो 20 यानी 60 होता है ना। यानी क्वेश्चन का सही जवाब 20 डिग्री आ गया है। यानी क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय से मिलता रहे और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। है दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो प्ले स्टोर में जाकर सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे द्वारा बनाए गए मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे स्टडी कर मैट्रिक एग्जाम 2021 में काफ़ी ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।